नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ और हम शास्त्रार्थ कर रहे हैं देवदत्त पटनायक जी के साथ कि MBA के आगे की ज़िंदगी क्या है। यानी जो लोग MBA पढ़ते हैं और MBA यानी एक मैनेजर के रूप में इन पढ़ाई को अप्लाई करते हैं अपने कारोबार में, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। भारत की इस वक्त सबसे एक बड़ी समस्या है, वो है टैलेंट की। कुछ लोग कहते हैं कि इतने सारे लोग हैं, युवा देश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा मिलना चाहिए और इन लोगों को स्किल सिखाना चाहिए, हुनर सिखाना चाहिए ताकि ये बड़े बड़े जो मौके हैं इस देश के सामने उसका फ़ायदा उठा सकें। दूसरी तरफ हम सुनते हैं कि हमको जैसा टैलेंट चाहिए, हमको जैसा कौशल चाहिए, वो मिलता नहीं है। ये वो एक मुद्दा है जो हम सबको बहुत करीब से छूता है और शास्त्रार्थ के इस पूरे सीरीज़ में मेरे हिसाब से ये सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड है जिस पर आप लोग ध्यान देना चाहेंगे। देवदत्त जी, आजकल यही हम सुनते रहते हैं कि बड़ी तेज़ी से तरक्की करेगा ये देश और डेमोग्राफिक डिविडेंड है। 50% के आसपास की आबादी जवान आबादी है जो एक एबल बॉडीड वर्क फोर्स है और वहाँ टैलेंट का रोना भी हम रोते रहते हैं। टैलेंट की समस्या क्या है? ये टैलेंट की समस्या है कि हमने टैलेंट को स्किल से जोड़ा है, निपुणता, क्षमता से। लेकिन टैलेंट केवल क्षमता की बात नहीं है और याद एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्षमता चाहिए हमें। हमारे यहाँ यजमान की कमी है। यजमान का मतलब क्या है? जो यज्ञ करता है। मतलब क्या? मतलब जो डिसीजन लेता है और डिसीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये हमारे देश में बहुत कम है। तो पढ़े लिखे लोग बहुत हैं लेकिन डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, वन। और जब डिसीजन लेते भी हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ठीक आया नहीं आया, वो क्षमता नहीं है हमारे देश में। यहाँ हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकर यानी लीडर की, भले ही बिजनेस हो भले ही सरकार हो। जी देखिए, मैं लीडर शब्द से ज़रा हिचकता हूँ। मैं यजमान क्यों यूज़ करता हूँ? क्योंकि लीडर मतलब ही इज़ लीडिंग एज पर समवन्स रूल्स। नहीं, यजमान डिसीजन लेता है। लीडर may not take decisions. There are leaders, many leaders in this country who don't take decisions and they lead the country. They lead so many people, parties they lead by not taking decisions. बिल्कुल, ये डिसीजन लेने का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि समाज में जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढना और उनको इन्फोर्स करना, कहना कि ये करो। जी, लागू करना। बिकॉज ये डिसीजन मेकिंग में कोई गारंटी नहीं होता। आप जैसे यज्ञ में आप स्वाहा करते हो और स्वाहा करने से आपकी इच्छा है कि तथास्तु मिले, लेकिन जो बीज बोया है और जो फल निकलता है बहुत अलग हो सकता है। बिल्कुल, देयर इज नो गारंटी कि सक्सेसफुल होगा, मतलब रिस्की है। जैसे रामायण में जब सीता डिसीजन लेती है कि मैं इस जो सन्यासी आया है उसको मैं खाना दूंगी लक्ष्मण रेखा का पार करके, उसने डिसीजन लिया, वो यजमान थी, लेकिन उसका परिणाम वॉज नॉट पॉजिटिव। तो हम सब डरते हैं कि नहीं लक्ष्मण रेखा की इस तरफ रहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेंगे, स्वाहा नहीं करेंगे, मतलब यज्ञ नहीं करेंगे, तो यज्ञ ठप, तो बाजार ठप। तो ये जड़ता और वो यथास्थिति जो लाती है, जो समाज को बढ़ने से रोकती है, उसमें एक कारण ये है। चूंकि आपने कहा कि इसकी कमी है, तो ये कमी क्यों है और इसको दूर कैसे किया जा सकता है? इस प्रोसेस तक हम पहुँचें कैसे? देखिए, पहले अगर हम एक रेंज देखें आदमी का, रेंज क्या है? हम सब पहले तो देवता होते हैं, हमें काम करने की इच्छा नहीं है। बेसिकली हम ये अच्छा लगता है जैसे इंद्र कि लोग हमें खाना दें, हम कुछ नहीं करेंगे, रिलैक्स होके। अगर आप पूछे कि आपको सबसे सेटिस्फैक्ट हेवन क्या है, स्वर्ग क्या है, लोग कहेंगे कि सुबह उठो कुछ काम मत करो लेकिन घर में खाना आता रहेगा। इसे हम हाइट ऑफ सक्सेस कहते हैं। मतलब हम सब देवता बनना चाहते हैं। फेमस है ना हमारे देश में कि गांव में काम नहीं करेंगे, गांव के बाहर काम करेंगे, लेकिन गांव में नहीं काम करेंगे क्योंकि गांव में हमको आराम, राजा के जैसे रहना। राजा की जिंदगी मतलब काम मत करो। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये है देवता प्रकृति। उसके मतलब उसको काम करवाने के लिए बोलना पड़ता है, उसको या तो लात मारना पड़ता है या उससे प्रेम से बात करना पड़ता है, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके उसे काम कराओ। ये है देवता प्रकृति। फिर आती है कार्यकर्ता प्रकृति। मतलब मैं काम करूंगा लेकिन आप डायरेक्शन दो, जो बोलूंगा वही करूंगा। तो हनुमान कार्यकर्ता। फिर आता है कर्ता, जो कराता है तुमसे काम, जो बोलता है ये करो, डायरेक्शंस देता है, जिसे हम नॉर्मली लीडर कहते हैं। और फिर आता है यजमान,
जो नॉट ओनली डिसीजन लेता है लेकिन आपका उद्धार करता है, विच मीन्स ही हेल्प्स यू टेक डिसीजंस, ही एनेबल्स यू टू टेक डिसीजंस, ही अलाउज यू टू मेक मिस्टेक्स, ही अलाउज यू कि ठीक है एक बार गलती होगी वापस डिसीजन ले। तो मतलब आपको साइकिल चलाता है, सिखाता है कैसे साइकिल चलाना। यही नहीं होता है हमारे देश में, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, कि वी आर सो अफ्रेड ऑफ फेलियर कि हम किसी को डिसीजन लेना नहीं देते। मैं ही डिसीजन लूँगा, तुम फॉलो करो। मतलब कर्ता कार्यकर्ता की रिलेशनशिप रहता है, कर्ता यजमान नहीं बनता और कार्यकर्ता कर्ता कभी नहीं बनता, और यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो इन आर लुक एट आवर ऑर्गेनाइजेशंस कि एक ही देवता होता है। आप पॉलिटिकल पार्टीज देखिए, देयर इज ओनली वन कर्ता, कोई यजमान नहीं होता, सब कार्यकर्ता और कर्ता। दिस होल सिस्टम इज अ वेरी डेंजरस सिस्टम कि एक डिसीजन लेता है बाकी सब फॉलो करते हैं। ऐसे नहीं होता है। जो बाहर की पढ़ाई है जिसको हम MBA बोलते हैं, उसमें है कि एक तरह के लोग होते हैं, उनकी एक ज़रूरतें होती हैं, एक समस्या होती है, और वन साइज़ फिट्स ऑल जैसे सॉल्यूशंस होते हैं। क्या ये अप्रोच सही है हिंदुस्तान जैसे समाज पे? देखिए, हमारा समाज बहुत अलग है, इन द सेंस लोगों की काबिलियत अलग है, लोगों की क्षमता अलग है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इज डिफरेंट, लैंग्वेजेस आर डिफरेंट। What we are trying to do through education is trying to give one, जो एक level of education है, we are trying to standardize everything. हम market reality को देख के उसको क्या बोलते हैं, adaptable, customized नहीं कर रहे हैं कि what is customized to the local needs. See, our approach has been कि मैं खाना दे रहा हूँ, ज्ञान को अगर आप खाना के रूप में देखें तो I will give you this knowledge, you better eat it. आप खाना खा लो। अरे उसमें भूख है, उसमें जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा की मार्केट में नीड है। ये फुल 360 डिग्री व्यू नहीं करते हम कि मार्केट में नीड क्या है, स्टूडेंट की जिज्ञासा क्या है। ये दोनों को देख के मैंने अपना करिकुलम नहीं बनाया है। हमने जो करिकुलम 10 साल पहले किसी ने बनाया उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो जब स्टूडेंट निकल रहा है, वो ना विक्रमादित्य है ना राजा राम है। तो ये जो एजुकेशन का सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, भले बेसिक एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन, हमको बता दिया गया है कि हिंदुस्तान अब चूंकि ग्लोबलाइज्ड हो गया है तो ऐसी पढ़ाई करनी है, और इस प्रकार से आप बहुत ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन और बहुत ताकतवर देश हो जाएंगे। तो वो हमारी इस पढ़ाई में सबसे बड़ी कमी क्या है? देखिए, आपकी गाड़ी, आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी अगर बंद पड़ जाती है तो आप लोकली कोई मैकेनिक को बुलाते हो। अभी वो मैकेनिक ठीक कर देता है गाड़ी। आप उस मैकेनिक से पूछिए कि तुमने ये गाड़ी रिपेयर करना किस स्कूल से सीखा है? तो कहेगा कि नहीं, मैंने स्कूल में नहीं सीखा। मैं कहाँ से सीखा? वो कोई उस्ताद के मैकेनिक के दुकान में काम कर रहा हूँ बचपन से, अब मुझे पता है कि प्रॉब्लम क्या है। आप उसके वो मैकेनिक के जो बड़े मैकेनिक हैं उसके पास जाके बोले तुमने उसको पढ़ाया है? वो बोला कि मैं नहीं पढ़ाया हूँ, क्योंकि अगर ये पढ़ जाएगा तो वो खुद का दुकान खोल लेगा। लेकिन फिर पढ़ाई, नॉलेज ट्रांसमिशन हो कैसे रही है? टैलेंट तो हो रहा है। इतने मैकेनिक्स हैं इंडिया में, कोई स्कूल नहीं गए, मेनी ऑफ देम आर इवन अनएजुकेटेड। हाउ डिड दे लर्न? इसको अप्रेंटिसशिप मॉडल कहते हैं कि देख देख के वो सीख रहा है, उसको सिखाया नहीं जा रहा है, वो सीख रहा है क्योंकि उसमें जिज्ञासा है। उसको पता है कि मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम वेरी पुअर फैमिलीज। उनको पता है कि सर्वाइवल के लिए आई हैव टू वर्क, आई हैव टू, एक स्किल नहीं होगा मेरे पास, कैपेबिलिटी नहीं होगी तो मैं सर्वाइव ही नहीं करूँगा। तो वो काम करते करते वो ही इज ऑब्जर्विंग पीपल अराउंड हिम बट ही इज लर्निंग। दिस इज अ ट्रेडिशनल मॉडल। हमने कहा कि जब हमने नई मॉडल ली, हमने इसको भूल गए। हम वी डिड रियलाइज कि दोनों साथ साथ चल सकते हैं, बट हमने एक को एक्सेप्ट किया और दूसरे को रिजेक्ट कर दिया। और दूसरा जो मॉडल लिया नया वाला, ये रट्टा मार करके पढ़ाने वाला कि ये एक फार्मूला है, इसको रट लो, ये एग्जाम में बता देना और अब तुम योग्य हो गए। तो बेसिकली गुरुकुल को हमने त्याग दिया और पाठशाला शुरू हो गया। तो पाठ कर रहे हैं, गुरु को नहीं मान रहे, पाठ कर रहे हैं। सी, अगर आप रामायण देखो तो देखिए कैसे स्टोरी होता है कि वशिष्ठ के अंडर, बालकांड में श्री राम का एजुकेशन होता है अंडर वशिष्ठ। वो थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं पैलेस के अंदर या गुरु अपने आश्रम के अंदर। फिर विश्वामित्र जो खुद राजा हैं वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट इनफ,
अभी चलो मेरे साथ। कहाँ? जंगल। तो पिताजी बोलता है नहीं नहीं मेरा बेटा है, उसको प्रोटेक्ट, पैलेस के बाहर नहीं। बोलता नहीं, अगर राजा बनना है तो प्रैक्टिकल एजुकेशन चाहिए, तो पहले जंगल में जाओ, राक्षसों का संहार करो, उसके बाद अहल्या का उद्धार करो। तो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया जाता है, उसके बाद उसकी शादी होती है। व्हाट डज इट मीन? कि एक तरफ संहार करो, एक तरफ उद्धार करो, यही तो लीडर करता है। ही डिस्ट्रॉयज, ही लिबरेट्स, यही दो चीज करता है। तो बेसिकली देयर इज अ थियोरेटिकल नॉलेज, देयर इज अ प्रैक्टिकल नॉलेज which is being he's being apprenticed into it. तो क्या आज के संदर्भ में हम ये साफ व्यू रख रहे हैं और हम साफ कह रहे हैं कि इस वक्त हमारे यहाँ जो MBA के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन किसी भी क्षेत्र में हो, वो हमारी ज़रूरतों के लिए इररिलेवेंट है? Well, it's maybe irrelevant is too strong, but it is not कंप्लीट नहीं, not complete, अपूर्ण है। बिल्कुल। That I am very clear because case studies are European, case studies are American, case studies are Japanese, और प्रैक्टिस करोगे कहाँ? इंडिया में। करेक्ट। और यहाँ के लोग अलग हैं। तो ये एक आपने शब्द अभी इस्तेमाल किया, जिज्ञासा। हम भी यही सोचते हैं कि बाहर को हम कोसते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे कार्यक्रम में अगर हम बाहर की बात कर रहे हैं तो हम कुछ उनके बारे में आलोचना कर रहे हैं। वहाँ लिबरल आर्ट्स का कॉन्सेप्ट है कि एक इंडिविजुअल के नाते आपके सामने 500 सब्जेक्ट हैं, आप जो चाहो चुन लो। हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले 125 करोड़ लोगों के इस हिंदुस्तान की, जहाँ पर प्रतिभा का अगर ये परिष्कार करना है तो इनको ये ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो है कि 40, 50, 80 लोग क्लासरूम में बैठेंगे, हम एक चीज़ बता देंगे और तुम आकर के एग्जाम में उसको लिख देना। कोई इंटरेक्शन नहीं है, क्यूरियोसिटी को खोलने का कोई परिश्रम नहीं है। देखिए हमारे यहाँ एक मेथड होता है उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या है? इट्स 1-to-1 कॉन्वर्सेशन। अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आपके मेंटल स्टेट, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, आपकी इमोशनल स्टेट को देख के मैं बात करता हूँ और नॉलेज आपको ट्रांसमिट करता हूँ। किसी और से बात करूँगा तो फिर वापस मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो आदमी अलग है। तो हर आदमी को मैं अलग तरीके से परखता हूँ। सब में हजम शक्ति अलग होती है। तो अगर हजम शक्ति अलग है तो एक खाना नहीं दे सकता। लेकिन क्लासरूम मॉडल में क्या हो रहा है, बट हम बोलेंगे कि हमारे पास टीचर्स नहीं है, तो सबको हम, बिकॉज टीचर्स नहीं है तो हमने एक क्लासरूम मॉडल की सबको एक प्रकार का अन्न दो, हजम शक्ति को भूल जाओ, डजंट मैटर। और उसके बाद हम कहेंगे कि अच्छा सिस्टम का क्वालिटी इतना नीचे कर दो कि सब पास हो जाएं, तो हम सब, गवर्नमेंट बोलेगी कि सब मैट्रिक पास हैं, लेकिन कुछ सीखा? अभी ट्रेडिशनल मॉडल देखिए, विक्रम और वेताल मॉडल जिसको मैं कहता हूँ। विक्रमादित्य स्मशान भूमि में जाता है और वहाँ पे वेताल से मिलता है और वेताल उसे प्रश्न पूछता है और प्रश्न का उत्तर विक्रमादित्य देता है। अभी ये मॉडल का मतलब क्या है? नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेगा और टीचर आंसर देगा और फिर वो आंसर को आप मेमोराइज करोगे। लेकिन विक्रम वेताल मॉडल कहता है कि वेताल यानी टीचर प्रश्न पूछेगा, अगर जिज्ञासा होगी तो विक्रमादित्य प्रश्न की उत्तर ढूंढेगा, नहीं ढूंढेगा तो फिर हारेगा, दुनिया में हारेगा। अगर जीतना है, विक्रम बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको क्वेश्चंस के आंसर खुद ढूंढने पड़ेंगे, आंसर कोई नहीं देगा। क्या ये कहना सही होगा कि दरअसल अब सीख करके ही बाहर के जो देश हैं उन लोगों ने इस इंटरैक्टिविटी को, इंडिविजुअल की क्यूरियोसिटी को परिष्कृत करने के मॉडल को अपना लिया है और भारत पीछे हो गया है? देखिए, हमने ये जो मॉडल है वो इस ज़मीन से नहीं निकली है, किसी दूसरे ज़मीन से निकल के हमने उसको कॉपी पेस्ट किया इंडिया में। तो हमारे में इनोवेशन हुआ ही नहीं है। इनोवेशन वेस्ट में ही हुआ, जहाँ पे कॉपी पेस्ट को भी अपडेट नहीं कर रहा। अब हम कॉपी पेस्ट को भी अपडेट नहीं किए हैं। वही प्रॉब्लम हो गया है कि दुनिया बदल गई, हम वही तकियानुसी ख्यालात में अटक गए। हम वही क्लासरूम मॉडल जो वेस्ट ने 1960s में छोड़ दिया, वो आगे बढ़ गए। उनको पता चला कि अरे उपनिषद मेथड इज बेटर, इंटरेक्टिव मेथड इज बेटर, विक्रम वेताल मेथड, अप्रेंटिसशिप मॉडल इज बेटर। जो ट्रेडिशनल मॉडल्स थे उसमें बहुत वैल्यू है, बहुत फ़ायदा है कि बेसिकली गद्दी में बैठो अपने पिताजी के साथ, रोज स्कूल के बाद आके घर में गद्दी में बैठो, सिट इन द शॉप, जस्ट लर्न, यू लर्न सो मच। तो एक तो होता है फॉर्मल एजुकेशन, एक होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, एक होता है लिबरल एजुकेशन। तो आप देखो ना, कितना फॉर्मल एजुकेशन कर रहे हो, कितना इनफॉर्मल एजुकेशन कर रहे हो, कितना लिबरल एजुकेशन कर रहे हो। इंडियन फैमिलीज़ में एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस हमारा फैमिली बेस्ड ही है यहाँ पे,
वो ये है कि पिताजी चाहते हैं कि बेटा जो मैं कर रहा हूँ उसी को कर ले, थोड़ा बढ़ा ले, नए कंप्यूटर लगा ले। बेटा जो है उसके कुछ और एस्पिरेशन है, अगर बाहर पढ़ने जा रहा है तब तो उसके एस्पिरेशंस बिल्कुल छलांग लगा रहे हैं। इसको कैसे मैनेज कर रहा है इस वक्त हमारा देश? देखिए, एक तो है कि फादर को अपने बिजनेस कैपेबिलिटी पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ ये अच्छा है और ये बच्चे को भी सिखाना है कि वो गद्दी में बैठ के सीखे। ये नहीं होता है। सेकंड, एक काइंड ऑफ उसको एम्बैरस लगता है कि शायद मेरी बिजनेस इज़ नॉट गुड, हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड या कहीं और सीखेगा तो वहाँ सच ज्ञान सीखेगा। बच्चा वहाँ जाता है, बोलता है कि अरे पिताजी आपकी बिजनेस क्या एथिकल नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, बैकवर्ड है, एफिशिएंट नहीं है। वो नए नए शब्द लेके आता है तो बाप डर जाता है। अभी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो बाप बेटे से सीखे या बेटे बाप से सीखे, लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा है, दर्शन ही नहीं कर रहे हैं ईच अदर का। वो कहता है कि अभी क्या होता है, फादर कहता है कि मेरा मेथड अच्छा ठीक है क्योंकि मैं इतने दिनों से चला रहा हूँ बिजनेस, आई एम राइट। बेटा कहता है कि नो, वेस्टर्न मॉडल्स, यूनिवर्सल मॉडल्स, हार्वर्ड मॉडल्स आर बेटर। वो अड़ा रहता है, क्लैश शुरू हो जाता है। नोबडी इज लिसनिंग टू द अदर पर्सन कि इसमें भी वैल्यू है, इसमें भी वैल्यू है, एंड बोथ हैव टू लर्न। और तरक्की के लिए आपको पुराने दायरों को तोड़ना है। यू हैव टू ब्रेक योर ओल्ड सिस्टम्स, यू नो, फॉर एनी ग्रोथ। बीज को फल बनने के लिए बदलना पड़ता है। बिल्कुल। तो अभी जो मौजूदा संदर्भ है भारत का, जिसमें इतनी बड़ी समस्याएं हैं और हर महीने 10 लाख ग्रेजुएट पैदा हो रहे हैं जिनको जॉब चाहिए, साल का करीबन 1 से सवा करोड़ का वर्कफोर्स हमारा तैयार होकर के आ रहा है। इतने ह्यूमंगस चैलेंज में जहां पढ़ाई हमारी ठीक नहीं है, पढ़ाने वाले ठीक नहीं हैं, वहाँ हम टैलेंट को परिष्कार करने की बात कर रहे हैं इस शो में। चलते चलते आपके टिप्स क्या होंगे? तो मेरा टिप होगा कि हर स्टूडेंट को ये एक प्रश्न पूछना है कि तुम्हारा मूल्य क्या है मार्केट में। तुम क्या दे रहे हो मार्केट में कि आपको वर्कफोर्स अब्जॉर्ब करे। क्या तुम देवता हो, कार्यकर्ता हो, कर्ता हो या यजमान हो? कहाँ तक तुम्हारी, किस लेवल पे हो तुम, ये प्रश्न पूछो। बिल्कुल, जिसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि ये जो डोमेन नॉलेज है, कोई एक कुशलता, कोई एक दक्षता आप में अगर है तो आपके स्किल की कीमत अलग है, न कि आपके पास डिग्री क्या है और शायद आपने रट्टा मार करके कुछ पढ़ा होगा। और सी, डोमेन नॉलेज है लेकिन उसका एप्लीकेशन, इट्स एप्लीकेशन इज इम्पोर्टेंट। क्या डिसीजन ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो, रिस्क टेकिंग एपेटाइट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर फेल हो गए तो भी कोई बात नहीं, नहीं तो फिर हमेशा रिस्क नहीं लोगे, रिस्क एवर्स रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, सर्विस करते रहोगे, बिजनेस कभी नहीं करोगे। बिल्कुल। तो शास्त्रार्थ का सार यही है कि देवदत्त जी ने जो कहा है उसमें से कुछ बातों को अगर हम सोच सकें, समझ सकें और अपना सकें तो एमबीए की जो आगे की यात्रा है वो शायद ज़्यादा असरदार और ज़्यादा आसान और ज़्यादा कामयाब हो सकती है। लेकिन इस पूरे भारत के संदर्भ में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो है कि हम कितने सच्चे हैं, हम कितने खरे हैं। और जब तक सच्चाई और खरापन नहीं होगा तब तक कोई भी भूमिका, कोई भी पढ़ाई, कोई भी दक्षता काम नहीं आएगी। तो ये एथिक्स क्या है, नैतिकता क्या है, हम उसका कितना पालन करते हैं, हमारे अगले कार्यक्रम में इस पर होगा शास्त्रार्थ। नमस्कार।